हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग म्यूजिक का सेट नंबर 38 करने वाले हैं। 37 सेट तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि इसका प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके लास्ट में देख लीजिएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है एस्टेट में और बीपीएससी ट्री 4 में। स्पेशली इन दोनों एग्ज़ाम के लिए है, बाकी सभी म्यूजिक एग्ज़ाम के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग बने रहिए मेरे वीडियो पे और सब्सक्राइब करके रखिए। हम लोग 38 सेट तक आज कर लेंगे और 39 42 सेट और बचेगा। उसके बाद ये सेट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इसी बुक में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया हुआ है एस्टेट का और बीपीएससी टीआरई का, तो वो भी करेंगे। 6-7 वो भी सेट है, तो इसके बाद हम लोग वो करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो पे। चलिए पहला क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का? तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, किस नृत्य में पात्रों के अनुसार मुख्य को अलग अलग रंगों से रंगा जाता है? ठीक है, तो किस नृत्य के अनुसार मुख्य को अलग अलग रंगों से रंगा जाता है? तो ये हो जाएगा आपको कथकली नृत्य में। ठीक है, कथकली नृत्य में मुख को दो दो रंगों से रंगा जाता है। मुख को होना चाहिए चेहरे को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, किस नृत्य को सीखने के लिए शिक्षार्थी को कलारी नामक शारीरिक संस्थान में प्रवेश लेना पड़ता है? तो किस नृत्य को सीखने के लिए कलारी नामक शारीरिक संस्थान में प्रवेश लेना पड़ता है फ्रेंड्स? तो ये हो जाएगा आपका कथकली ही। नेक्स्ट है, कथक नृत्य के कितने अंग होते हैं? तो कथक नृत्य के होते हैं 4 अंग। नेक्स्ट है हमारा, नृत्य के लखनऊ घराने की नींव किसके द्वारा रखी गई है? तो नृत्य के लखनऊ घराने की नींव रखी गई है आपको महाराजा ठाकुर प्रसाद के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा, मणिपुर का सबसे प्राचीन तथा प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो मणिपुर का कौन सा नृत्य हो जाएगा फ्रेंड्स प्राचीन तथा प्रसिद्ध? तो ये हो जाता है आपको लाई हरोबा। ये मणिपुर का नृत्य है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, रविंद्रनाथ टैगोर का चित्रांगदा नाटक किस नृत्य शैली में बंधा है? तो रविंद्रनाथ का टैगोर का कौन सा नाटक है? तो ये है चित्रांगदा। ये किस नृत्य शैली में बंधा है? तो ये बंधा है आपको मणिपुरी नृत्य शैली में, मतलब मणिपुरी नृत्य शैली से संबंधित है चित्रांगदा नाटक, जो कि कौन रचे हैं? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचा गया है। नेक्स्ट है हमारा, नृत्य में विभिन्न भावों तथा अभिनय को करने के बाद जब नर्तक अपनी मूल स्थिति में आ जाता है तो उसे कौन सी स्थिति कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम लोग हस्तक स्थिति। नेक्स्ट है हमारा, पैरों से नृत्य के बोलों का प्रदर्शन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपको तत्कार। नेक्स्ट है, भावपूर्ण मुद्रा के लिए क्या संज्ञा है? तो भावपूर्ण मुद्रा के लिए संज्ञा है अदा की। नेक्स्ट है हमारा, अदा के लिए संस्कृत ग्रंथों में क्या शब्द मिलता है? तो अदा के लिए संस्कृत में मिलता है शब्द हेला। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है 11 नंबर, वह रचना जिसमें गीत के बोल तथा नृत्य के बोल दोनों का समावेश हो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है हमारा संगीत तोड़ा। ठीक है, क्या कहलाता है? संगीत तोड़ा। वह रचना जिसमें गीत के बोल तथा नृत्य के बोल दोनों का समावेश हो वो कहलाता है संगीत तोड़ा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है 12 नंबर, सोल्फा स्वरलिपि पद्धति में षड्ज को क्या कहते हैं? तो सोल्फा स्वरलिपि पद्धति में षड्ज को क्या कहेंगे फ्रेंड्स? तो इसे कहेंगे डो। ठीक है, डो कहते हैं। सोल्फा स्वरलिपि पद्धति में पंचम को क्या कहते हैं? तो क्या कहेंगे पंचम को? तो पंचम को कहते हैं आपको शोल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, सोल्फा स्वर लिपि पद्धति में तार सप्तक के स्वरों को दर्शाने के लिए क्या चिन्ह लगाते हैं? तो सोल्फा स्वर पद्धति में तार सप्तक के स्वरों को दर्शाने के लिए आपको स्वर के ऊपर खड़ी रेखा इस तरह से रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, चीव स्वरलिपि पद्धति का आविष्कार किसने किया था? तो चीव स्वरलिपि पद्धति का आविष्कार करने वाले चीव ही थे। नेक्स्ट है हमारा, चीव पद्धति में स्वरों को दर्शाने के लिए क्या चिन्ह थे? तो चीव पद्धति में स्वरों को दर्शाने के लिए चिन्ह थे आपको नंबर था 1 2 3 का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा,
स्टाफ स्वरलिपि पद्धति में स्वरों को किस चिन्ह से दर्शाते हैं? तो स्टाफ स्वरलिपि पद्धति में दर्शाने वाला चिन्ह कौन सा है? तो ये जीरो जैसा चिन्ह होता है। नेक्स्ट आपका है ग्रैंड स्टाफ। ग्रैंड स्टाफ में कितनी रेखाएं होती है? तो ग्रैंड स्टाफ में होती है टोटल आपको 11 रेखा, ठीक है। पांच ऊपर 5 नीचे और बीच में ये रेखा, ठीक है। तो ये 11 रेखा होती है। नेक्स्ट है स्टाफ स्वरलिपि पद्धति की मुख्य विशेषता है। तो स्टाफ स्वरलिपि पद्धति जो है, स्टाफ स्वरलिपि पद्धति, इसकी मुख्य विशेषता आपको क्या है? तो ये है स्वर तथा ताल एक ही चिन्ह से दिखाए जाते हैं, ये इसकी विशेषता हो गई। 20 नंबर क्वेश्चन है ट्रेविल क्लैप में क्या चिन्ह इनमें से कौन सा है? ट्रेविल क्लैप का चिन्ह पूछ रहा है कौन सा है? तो ट्रेविल क्लैप का चिन्ह हो जाता है आपको कौन सा फ्रेंड्स? तो ये हो जाएगा इस तरह का, ठीक है। 21 है ग्रैंड स्टाफ में 11 लकीरों के अतिरिक्त अगर अन्य लकीरों को खींचा जाए तो उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं हम लोग लेज़र लाइन, ठीक है, लेज़र लाइन कहेंगे। नेक्स्ट है पाश्चात्य संगीत में एक स्वर से उसके साथ वाले स्वर की दूरी को क्या कहा जाता है? तो पाश्चात्य संगीत में एक स्वर से उसके साथ वाले स्वर की दूरी को कहा जाता है सेमीटोन, ठीक है, सेमीटोन कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा 23 नंबर क्वेश्चन पाश्चात्य संगीत में सा से शुद्ध रे की दूरी क्या कहलाती है? तो पाश्चात्य संगीत में सा से शुद्ध रे की दूरी कहलाती है टोन। नेक्स्ट है पाश्चात्य संगीत में कौन सा स्वर अचल है? तो पाश्चात्य संगीत में अचल स्वर कौन सा हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। फ्लैट का अर्थ क्या है? तो फ्लैट का अर्थ हो जाता है शुद्ध स्वर का अपने स्थान से एक सेमीटोन नीचे होना, ठीक है, नीचे वाला स्वर हो जाएगा फ्लैट स्वर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फ्लैट के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो फ्लैट के लिए प्रयोग किया जाता है आपको बी जैसा चिन्ह का, ठीक है। 27 है यदि सा से पहले डबल बी का चिन्ह हो तो कौन सा स्वर बजेगा? तो कौन सा स्वर बजेगा? तो ये बजेगा आपको नी, ठीक है, कोमल नी, कोमल कह लीजिए या फिर मंद्र नी बोल लीजिए, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 28 नंबर क्वेश्चन जब स्वर अपने स्थान से एक सेमीटोन ऊंचा हो तो क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है क्या फ्रेंड्स? शार्प कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है शार्प के लिए कौन सा चिन्ह है? तो शार्प के लिए चिन्ह हो जाता है आपको ये हैशटैग का, ठीक है। 30 है पाश्चात्य संगीत में एक मात्रा प्रकट करने के लिए किस चिन्ह को लगाया जाता है? तो पाश्चात्य संगीत में एक मात्रा प्रकट करने के लिए लगाया जाता है आपको ये जीरो जैसा चिन्ह। 1/4 मात्रा को दर्शाने के लिए कौन सा चिन्ह है? तो 1/4 मात्रा को दर्शाने के लिए चिन्ह है आपको इस तरह का, ठीक है। सेमी ब्रीफ का चिन्ह कौन सा है? तो सेमी ब्रीफ का चिन्ह हो जाता है जीरो जैसा। नेक्स्ट है हमारा चिन्ह को क्या कहते हैं? या कुछ मिसप्रिंट लग रहा है तो इसे चिन्ह को क्या कहते हैं? आंसर दिया आपको मिनिम, ठीक है। टाइम सिग्नेचर में 4/2 के अंतर्गत 4 क्या दर्शाता है? तो टाइम सिग्नेचर में 4/2 के अंतर्गत 4 दर्शाता है आपको प्रत्येक खंड में स्वरों की संख्या। ये 4 जो है ऊपर ये आपको दर्शाएगा प्रत्येक खंड में स्वरों की संख्या। नेक्स्ट है टाइम सिग्नेचर 4/2 में 2 क्या दर्शाता है? ये नीचे का 2 जो है ये क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है आपको क्या? ये दर्शाता है आपको स्वरों की संख्या। नेक्स्ट हमारा 35 हो गया। 36 नंबर क्वेश्चन जब एक बार या खंड में 2 स्वर या बीट्स हो तो उसे क्या कहते हैं? जब एक बार में 2 बीट्स होते हैं तो उसे कहते हैं हम लोग आपको ड्यूपल टाइम। यदि किसी स्वर के आगे बिंदु डॉट लगा दिया जाए तो उस स्वर का काल कितना होता है? तो उस स्वर का काल हो जाता है ड्योढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट है मीड के लिए पाश्चात्य संगीत में क्या चिन्ह है? तो मीड के लिए चिन्ह ऐसा ही है जैसा हम लोग का उत्तरी भारतीय संगीत में। नेक्स्ट है मीड के लिए पाश्चात्य संगीत में क्या नाम है? तो मीड को कहते हैं स्लर, ठीक है, स्लर कहते हैं। नेक्स्ट है नाट्य शास्त्र में कितने अध्याय हैं? अब ग्रंथ को लेके क्वेश्चंस आ गया, इससे पहले हम लोग कर लिए पाश्चात्य संगीत से क्वेश्चंस।
अब ग्रंथ को लेकर क्वेश्चन है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए 40 नंबर क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। नाट्यशास्त्र में कितने अध्याय हैं? तो नाट्यशास्त्र में आपको 36 अध्याय हो जाते हैं, 36। नाट्यशास्त्र के किस अध्याय में लय तथा ताल का वर्णन है? किस अध्याय में लय तथा ताल का वर्णन है फ्रेंड्स? तो ये आपको हो जाता है 31वें अध्याय में। नाट्यशास्त्र में कितनी जातियाँ कही गई है? तो नाट्यशास्त्र में कही गई आपको टोटल 18 जातियाँ। दत्तिल के द्वारा रचित ग्रंथ में कितने श्लोक हैं? तो दत्तिल के द्वारा रचित ग्रंथ में है आपको 224 श्लोक। 44 नंबर क्वेश्चन है, मतंग को किस वीणा का महान कलाकार माना जाता है या फिर कहा जाता है? तो ये हो जाते हैं चित्रावीणा का। चित्रावीणा के महान कलाकार थे कौन? मतंग जी। मतंग ने किस वीणा का निर्माण किया या आविष्कार किया? तो आविष्कार किए थे वो किन्नरी वीणा का, लेकिन बजाते थे क्या? महान कलाकार किस वीणा के थे? चित्रावीणा के। ध्यान रखिएगा, आविष्कार किए थे या निर्माण किए थे मतंग जी किन्नरी वीणा का, लेकिन बजाते थे चित्रावीणा। नेक्स्ट है, वीणा पर पर्दे सबसे पहले किसने बांधे थे? तो वीणा पे पर्दा बांधने वाले सबसे पहले मतंग जी ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है 47 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछ रहा है द्वादश स्वर मूर्छना का उल्लेख किसने किया? तो ये मतंग जी ही थे जो द्वादश स्वर मूर्छना का उल्लेख किए थे। 48 है, मतंग ने कितने अलंकार कहे हैं? तो मतंग कहे हैं टोटल 33 अलंकार। मतंग ने कितनी गीतियों का वर्णन किया है? तो मतंग किए हैं आपको टोटल 7 गीतियों का वर्णन। राग के विषय में सर्वप्रथम किस ग्रंथ में वर्णन मिलता है? तो राग के विषय में सर्वप्रथम वर्णन जो मिलता है ये मतंग का बृहदेशी में ही मिलता है। मतंग जी का जो ग्रंथ था बृहदेशी, उसी में मिलता है आपको राग के विषय में सर्वप्रथम वर्णन। नेक्स्ट हमारा है 51 नंबर क्वेश्चन, उसको देख लेते हैं हम लोग। उसमें क्या पूछ रहा है? उसमें पूछ रहा है हमारा भरत भाष्य ग्रंथ के कितने अध्याय हैं? तो भरत भाष्य ग्रंथ के बताइए फ्रेंड्स कितने अध्याय हैं? तो ये आपको टोटल 14 अध्याय है, 14। नेक्स्ट है हमारा 52, भरत भाष्य ग्रंथ में शुद्ध विकृत कितने स्वरों का वर्णन है? तो भरत भाष्य ग्रंथ में टोटल स्वरों का वर्णन पूछ रहा है कितने हैं? तो ये हो जाएगा आपको 14। नेक्स्ट है, नारद ने कितने अलंकार माने हैं? तो नारद माने हैं टोटल 19 अलंकार। संगीत मकरंद ग्रंथ में वीणा के कितने प्रकार कहे गए हैं? तो संगीत मकरंद ग्रंथ में कहे गए हैं 18 वीणा के प्रकार। पंडित सारंगदेव किस स्थान के रहने वाले थे? तो पंडित सारंगदेव थे आपको कश्मीर के रहने वाले। संगीत रत्नाकर पर टीका किसने लिखी है? तो संगीत रत्नाकर पर टीका लिखने वाले हैं सिंह भूपाल। और एक कल्लीनाथ भी थे, वो भी टीका लिखे हैं संगीत रत्नाकर पे। नेक्स्ट है हमारा कल्लीनाथ ने किस ग्रंथ पर टीका लिखा है? यही क्वेश्चन पूछ दिया फिर, तो ये हो जाएगा आपको संगीत रत्नाकर ही हो जाएगा, क्योंकि कल्लीनाथ और सिंह भूपाल दोनों संगीत रत्नाकर पे टीका लिखने वालों में से हैं। 58 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो इसमें पूछ रहा है आपको संगीत रत्नाकर के कितने अध्याय हैं? तो सप्ताध्याय किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? तो सप्ताध्याय संगीत रत्नाकर को ही कहा जाता है। तो इसमें 7 अध्याय हैं, इसीलिए ये सप्ताध्यायी ग्रंथ है। नेक्स्ट है हमारा पंडित सारंगदेव ने कितने विकृत स्वरों का परिचय दिया है? तो पंडित सारंगदेव के द्वारा विकृत स्वर कितना दिया गया? तो ये 12 दिया गया। संगीत रत्नाकर में कितने प्रबंधों का वर्णन है? तो टोटल आपको प्रबंध बताए हैं संगीत रत्नाकर में 75। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगीत रत्नाकर में कितनी तालें दी गई हैं? संगीत रत्नाकर में टोटल 121 ताल हैं। महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज ग्रंथ में कितने श्लोक हैं? तो संगीत राज ग्रंथ के लेखक कौन है? महाराणा कुंभा हो जाएंगे। और इसमें कितने श्लोक हैं? तो श्लोक आपको 16,000 हो जाएगा, ठीक है, 16,000। नेक्स्ट है सिंह भूपाल ने संगीत रत्नाकर की टीका किस नाम से की है? तो सिंह भूपाल जो संगीत रत्नाकर पे टीका लिखे हैं वो लिखे हैं सुधाकर के नाम से। नेक्स्ट है हमारा 64। इसमें बोल रहा है निम्न में से किस ग्रंथ में भारतीय तथा यवन संगीत के गुणों का संग्रह है? तो कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? ये हो जाएगा आपको राग तरंगिणी। राग तरंगिणी में है आपको भारतीय
तथा यवन संगीत के गुणों का संग्रह। नेक्स्ट है हमारा लोचन ने कुल कितने स्वर माने हैं, तो लोचन माने आपको 16 स्वर। नेक्स्ट है हमारा 66 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है राग वर्गीकरण में लोचन ने कितने संस्थान माने हैं, तो राग वर्गीकरण में लोचन ने माने हैं टोटल 12 संस्थान। भातखंडे जी ने राग तरंगिणी को डैश का ग्रंथ माना है, तो भातखंडे जी ने राग तरंगिणी को क्या माना है, तो छंद शास्त्र का ग्रंथ माना है। पुंडरीक विट्ठल ने किसे शुद्ध स्वर सप्तक माना है, तो पुंडरीक विट्ठल ने आपको मुखारी को शुद्ध स्वर सप्तक माना है। नेक्स्ट है हमारा पुंडरीक विट्ठल ने अपने समय के रागों में पूछ रहा है आपको 69 नंबर क्वेश्चन। पुंडरीक विट्ठल ने अपने समय के रागों को कितने मेलों में वर्गीकृत किया है, तो ये किए थे आपको टोटल 19 मेलों में वर्गीकृत। पंडित सोमनाथ ने कितने राग बताए हैं, तो पंडित सोमनाथ बताए आपको कितने राग फ्रेंड्स, तो ये बताए हैं आपको 65, ठीक है 65 बताए हैं राग। संगीत पारिजात ग्रंथ की रचना कब हुई, तो संगीत पारिजात ग्रंथ की रचना हुई थी आपको 1650 में। अहोबल ने कुल कितने स्वर माने हैं, तो अहोबल माने हैं टोटल 22 स्वर। अहोबल ने 22 स्वरों के नाम बताए हैं, तो ये हो जाएगा आपको, यहाँ कुछ गलत क्वेश्चन है तो इसको छोड़ दीजिएगा। 74 है हमारा पंडित अहोबल ने कितने अलंकारों का वर्णन किया है, तो ये किए हैं आपको 56 अलंकार, 56 अलंकार हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है संगीत पारिजात में कितने राग बताए गए हैं। 75 में पूछ रहा है संगीत पारिजात में कितने राग बताए गए हैं, तो ये राग बताए गए हैं आपको कितने 122। स्वर मेल कलानिधि ग्रंथ किस ईस्वी में लिखा गया, तो स्वर मेल कलानिधि ग्रंथ लिखा गया 1550 ईस्वी में। स्वर मेल कलानिधि ग्रंथ को कितने भागों में बांटा गया है, तो इसे बांटा गया है 5 भागों में। नेक्स्ट है पंडित वेंकटमुखी ने कितने विकृत स्वर माने हैं, तो पंडित वेंकटमुखी माने हैं टोटल आपको 5 विकृत स्वर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित वेंकटमुखी ने प्रत्येक मेलकर्ता से कितने रागों की उत्पत्ति मानी है, तो पंडित वेंकटमुखी ने प्रत्येक मेलकर्ता से आपको मानी है 484 मतलब 484 रागों की उत्पत्ति मानी है प्रत्येक मेलकर्ता से। नेक्स्ट है मतंग ने विदेशी की रचना कब की, तो मतंग ने विदेशी की रचना की थी 8वीं शताब्दी में। आज की वीडियो के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छा लगा एक लाइक कर दीजिएगा। प्लेलिस्ट लगा दिया गया है, आप लोग जाके बाकी वीडियो नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। कीप स्माइलिंग कीप लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।